नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम यू ऑल। आज हम इसमें समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने समसीमांत उपयोगिता का सिद्धांत देखा था। अब हम इसमें समसीमांत उपयोगिता के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलग अलग नाम हैं। जस्ट एक बार आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में मान लो किसी और नाम से आए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। Is it for only for this? अधिकतम संतुष्टि का नियम, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, आनुपातिकता का नियम, द प्रोपोर्शनलिटी रूल, स्थानापन्न नियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन या उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, समसीमांत प्रतिफलों का नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल रिटर्न्स, गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहते हैं, और आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको, ये हम नीचे देखेंगे, आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गॉसियन ने। इसी कारण इसको गॉसियन का द्वितीय नियम भी कहते हैं। पहला नियम कौन सा था? हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। मार्शल ने इस नियम का नाम समसीमांत उपयोगिता नियम रखा था। कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो हम पहले देख चुके हैं। विवेकशील उपभोक्ता, रैशनल कंज्यूमर, तुष्टिगण या उपयोगिता के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय यहाँ निश्चित मानी है। प्राइस क्या है वो भी कांस्टेंट है। कंज्यूमर की इनकम है वो भी कांस्टेंट है। MUX का यह मतलब है कि एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता, MUY क्या बता रहा है यहाँ? वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को। इसी प्रकार MUZ या जेड वस्तु की सीमांत उपयोगिता को। PX का मतलब है एक्स वस्तु की कीमत को शो कर रहा है। ये PY इक्वल टू वाई वस्तु की कीमत, आई या उपभोक्ता की आय को बता रहा है। और MUE इक्वल टू क्या है? मौद्रिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता, या मौद्रिक या मुद्रा के व्यय से कितनी सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। ये क्या? MUX अपॉन PX। MUX अपॉन PX क्या हो गया? मौद्रिक व्यय से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता। परिभाषा, अब हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यह है, उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रूप से प्राप्त उपयोगिता समान हो। ठीक है। उपभोक्ता, क्योंकि आय भी हमने कांस्टेंट मानी है, प्राइसेस भी हमने कांस्टेंट माना है, तो व्यक्ति या उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार व्यय करे कि प्रत्येक वस्तु पर होने वाले अंतिम रुपये से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो समान हो। इसी कारण इसको क्या बोला है? सम सीमांत उपयोगिता का नियम। सभी वस्तुओं पर होने वाले अंतिम रुपये की उपयोगिता क्या हो? समान। उपभोक्ता कब संतुलन की स्थिति में होगा? उपभोक्ता उस समय संतुलन की स्थिति में होगा जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। कंज्यूमर इज ऑन इक्विलिब्रियम व्हेन, कब? जब सभी वस्तुओं पर व्यय की जाने वाली अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान होगी। ठीक है। या समसीमांत उपयोगिता का नियम लागू होगा। उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो। या और है। अब हम बोलेंगे कि भाई अंतिम रुपये की समानता कैसे आ सकती है, क्योंकि सभी वस्तुओं की कीमतें तो अलग अलग होती है। 1 रुपये तो प्राइस है नहीं किसी की। तो इसके लिए क्या है? MUX अपॉन PX सभी वस्तुओं की उपयोगिता को, सीमांत उपयोगिता को हम उसकी प्राइस से डिवाइड कर देंगे। यदि ये अनुपात सभी वस्तुओं का अपन इक्वेट करेंगे, इसको MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUZ, इस तरह से सारी वस्तुओं की जो MU और P का अनुपात है बराबर होगा, तो क्या होगा? हम कहेंगे समसीमांत उपयोगिता का नियम लागू हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को इस तरह से व्यय करे कि इनसे होने वाली सभी वस्तुओं का जो उपयोगिता और उनकी कीमत का अनुपात क्या हो? बराबर हो। ठीक है। अब यहाँ इसके संतुलन की शर्तें क्या है? वही जो अभी हमने देखी, MUX अपॉन PX, MUY अपॉन PY, MUN अपॉन PN इक्वल टू MUX, MUX अपॉन MUY इक्वल टू PX अपॉन PY इक्वल टू MUM। या MUM क्या है? प्रत्येक वस्तु पर किए गए व्यय के अंतिम रुपये का सीमांत उपयोगिता। प्रत्येक वस्तु पर किए गए व्यय के अंतिम रुपये की सीमांत उपयोगिता।
आई क्या है, एक्स वस्तु की कीमत इंटू एक्स वस्तु की मात्रा प्लस वाई वस्तु की कीमत प्लस वाई वस्तु की मात्रा। आई को हम किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जितनी है आई को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स इंटू पी एक्स। सपोज एक्स की 2 यूनिट परचेस कर सकता है, 2 इसकी प्राइस है, 2 दूनी 4 रुपये ये हो गए, और इसी तरह वाई और पी वाई इसको अपन दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। तो आई को हमने इस तरह से, ये संतुलन की शर्तें हैं। क्या है कि इनकम पूरी खर्च होनी चाहिए दोनों वस्तुओं पे। आई इज इक्वल टू एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। सपोज अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे शायद नीचे चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि माना कि उपभोक्ता की आय क्या है, 14 रुपये। 14 रुपये हमने इनकम मानी। पी एक्स कितना है, पी एक्स इज इक्वल टू 2 रुपीज़, पी वाई इज इक्वल टू 3 रुपीज़। ठीक है। एम यू एक्स एम यू वाई, पहली इकाई से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 40 है, वाई की 48 है। ठीक है। अब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स हम दोनों को इक्वेट करना है, तो 40/2 इज़ 20, 48 इज इक्वल टू 3, 16। 36 में 2 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि प्राइस 2 है एक्स की। यहाँ 3 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि वाई की प्राइस क्या है, 3 है। और इससे मिलने वाली उपयोगिता दोनों की अलग अलग है। तो इस नियम के अनुसार उपभोक्ता कब संतुलन में होगा, जब दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली एम यू एक्स अपॉन पी एक्स क्या हो, इक्वल हो। और हमारी दूसरी शर्त क्या थी, उसकी इनकम इनकी क्वांटिटी इंटू प्राइस दोनों वस्तुओं के बराबर हो, हमारा ये कंडीशन। ठीक है, मतलब उनकी इनकम इन दोनों के बराबर। अब इसको अपन इस सारणी से देखेंगे, ये कैसे यहाँ हो रहा है। उपभोक्ता एक्स वस्तु की 4 इकाई और वाई वस्तु की 2 इकाई प्राप्त कर संतुलन में होगा। कैसे होगा, एक्स की 4 और वाई की 2, ये जैसे यहाँ इसी में रख लेते हैं अपन, एक्स की 4 प्लस 2 इंटू 3, इनकम कितनी थी, 14 आनी चाहिए। ये कितने हो गया, 8 हो गया, और 2 प्लस 6, 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। पहली कंडीशन क्या थी, एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई, ये दोनों भी इक्वल होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन देखते हैं मिल रही है क्या, 14 एंड 14, ये भी मिल गया। एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, ये भी 14 है, और इसकी सेकंड इकाई से मिलने वाली एम यू एक्स अपॉन पी वाई वो भी 14 है, और एक्स एक्स की 4 इकाइयों से मिलने वाली वो भी 14 है। तो ये पहली कंडीशन भी फुलफिल हो गई, दूसरी भी। ठीक है। यदि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, सपोज मान लो एम यू एक्स पी एक्स से ज़्यादा है, इसका क्या तात्पर्य है। सपोज जैसे इस सारणी में देखें हम, फर्स्ट वाले में 20 है एम यू एक्स अपॉन पी एक्स, और इसका है 16, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है, मतलब एक्स वस्तु से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा है। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में उपभोक्ता वस्तु एक्स का वस्तु वाई से प्रतिस्थापन करेगा, एक्स का वस्तु वाई से जिसके कारण वस्तु एक्स का सीमांत उपयोगिता गिरेगा और वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता बढ़ेगी। ये प्रतिस्थापन उपभोक्ता तब तक करेगा जब तक कि पुनः संतुलन प्राप्त ना हो जाए। ठीक है। अब सपोज यहाँ पे अपन आ सकते हैं 16। अब पहले मान लो उसकी 4 ये खरीद रहा था, 4 वाई की खरीदा। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 इसके क्यों नहीं खरीद रहा, इसकी 2 खरीद लेता। तो मान लेते चलो 4 इसके खरीद रहा है और इसकी 2 ही खरीद रहा है। तो यहाँ चौथी इकाई से मिलने वाली क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी वाई 10 है, और इसकी दूसरी इकाई से मिलने वाली क्या है, 18 है। अब जिससे उपयोगिता ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियसली कंज्यूमर क्या करेगा, दूसरी इकाई से पहली इकाई को स्विच करने की कोशिश करेगा। तो वो धीरे धीरे इसकी एक इकाई कम करेगा और एक इसकी बढ़ाएगा। तब क्या हो रहा है, तब भी अभी से 16 है, इसकी 12 है। ठीक है। वो फिर वाई की एक इकाई को कम करेगा और एक्स की बढ़ाएगा 14। अब वो देखेगा कि अब दोनों की बराबर है, अब वो इनको चेंज नहीं करेगा। तो ये बिंदु इक्विलिब्रियम संतुलन का बिंदु क्या होता है, पॉइंट ऑफ ऐसा पॉइंट जहाँ से उपभोक्ता हिलना नहीं चाहता, ऐसा संतुलन का बिंदु। तो दोनों भाई अब यहाँ कोई चेंज नहीं चाहता है, ना तो इसको बढ़ाएगा ना इसको कम करेगा, क्योंकि दोनों से बराबर ही मिल रही है।
ठीक है। तो एम यू एक्स और पी एक्स यदि ज़्यादा है, मार्जिनल एक्स, इसका मतलब है कि एक अंतिम रुपए जब एक्स वस्तु पे खर्च कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी ज़्यादा है वाई वस्तु से, तो उपभोक्ता क्या करेगा, वाई की जगह एक्स को प्रतिस्थापित करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों की एम यू अपॉन पी इक्वल ना हो जाए। इसी तरह सपोज मान लो यदि एम यू वाई ज़्यादा है तो क्या करेगा, एक्स की जगह वाई की जगह मतलब एक्स की क्वांटिटी कम करेगा और वाई की बढ़ाएगा। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे क्या है, यदि वाई से मिलने वाली एम यू वाई अपॉन पी वाई ज़्यादा है, सपोज वो इसकी 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा था, ठीक है, और इसकी 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इससे मिलने वाली जो एम यू एक्स अपॉन पी वाई है वो 14 है। अभी हम जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं। इससे मिलने वाली वाई वस्तु से मिलने वाली जो एम यू अपॉन पी है वो 14 है, इससे ज़्यादा है। और एक्स से मिलने वाली जो एम यू अपॉन पी है सीमांत उपयोगिता और कीमत का अनुपात में 12 है। मतलब अंतिम रुपये से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो 12 है और यहाँ अंतिम रुपये से मिलने वाली उपयोगिता 14 है। तो अब इस स्थिति में क्या करेगा कंज्यूमर एक्स वस्तु को कम करेगा और इसको बढ़ाएगा। ठीक है, इसको 16 का एग्जांपल लेंगे क्योंकि वो प्राइस का भी लेना है हमें, इनकम भी देखनी पड़ेगी। या दूसरी जो बात है, दूसरी जो कंडीशन है वो भी फॉलो होना ज़रूरी है। सपोज़ इसकी 5 इकाई ले रहा है, वापस देखते हैं एक बार, 5 इकाई ले रहा है तो 5 इंटू क्या हो गया, 5 इंटू 2 10 रुपये इस पर खर्च हो गए। अब क्या बचे, 4 रुपये बचे। ये 1 यूनिट है, 3 है तो इसकी एक ही खरीद पाएगा। तो वैसे भी यदि देखें तो दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, फिर भी सपोज मान लेते हैं एम यू अपॉन पी वाई यहाँ 16 पे है, ठीक है, 16 पे है और यहाँ 12 है, तो क्या करेगा, इसकी एक कम करके इसकी बढ़ाएगा। तो यहाँ से 2 रुपये रिलीज़ हुए और यहाँ 3 रुपये में ये आ जाएगा और यहाँ पे ये इक्वेट हो जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट फॉर द एग्जांपल, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति में मतलब कहने का मतलब जिसकी एम यू अपॉन पी ज़्यादा होगी उसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी, जिसकी कम होगी उसकी कम करेगा, ताकि जब तक कि दोनों की बराबर नहीं हो जाती है तब तक वो करता रहेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम डायग्राम से भी देख लेते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने लेफ़्ट साइड हमने एक्स वस्तु की इकाइयों को लिया है और राइट साइड वाई वस्तु की इकाइयों को। जो ये कर्व है, ये दिस लाइन शोज एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और दिस लाइन शोज एम यू वाई अपॉन पी वाई। ठीक है, और ये हमारी मुद्रा की लिमिटेशंस को दिखा रही है कि 14 रुपये है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में यहाँ हमने क्योंकि मुद्रा को लिया है, यहाँ हमने एक्स वस्तु की इकाइयों को लिया, एम यू को लिया है, सपोज एम यू को लिया, एम यू मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन पी एक्स को लिया। अब सपोज एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ ली जा रही थी और वाई वस्तु की 2, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट था, दिस वन इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये दोनों। अब हम सपोज ये करें कि इस क्लासिफिकेशन को डिस्टर्ब करें, हम इसको क्यों मान रहे हैं, यहाँ हम अधिकतम क्यों मान रहे हैं और क्यों इसको संतुलन का बिंदु मान रहे हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखते हैं। जैसे अभी हमने टेबल में देखा, सपोज अब आपके दिमाग में आ रहा है कि एक्स वस्तु की 5 क्यों निकल रही है, मुझे 5 की ज़रूरत है तो मैं 5 खरीदूँ और मुझे इसकी 1 की ज़रूरत है। तो सपोज़ इसकी 4 से लेकर 5 बढ़ जाती है तो क्या होगा, जैसे अभी हमने उसमें देखा 5 इंटू 2 रुपये, 10 रुपये इस पर खर्च हुए। ठीक है, और उपयोगिता कितनी मिली, ए बी सी डी। ठीक है, ये उपयोगिता, ये जो पूरा एरिया है ये इसकी बढ़ाने से होने वाली उपयोगिता है। ठीक है, इसकी कम करनी पड़ेगी, इसकी कम करी, 2 से क्या कर दी, 1 कर दी, तो हानि कितनी हुई, लॉस कितना है, ये तो हुआ अपना गेन। लॉस कितना है, GHEF, ये पूरा एरिया। 1 यूनिट कम कर दी तो होने वाली उपयोगिता का लॉस इतना है। तो इस इंटरचेंज की वजह से हमारे होने वाला जो लाभ का प्रतिशत है वो तो कम है और हानि ज़्यादा है, इसलिए इंटरचेंज उपभोक्ता की संतुष्टि को बढ़ाएगा नहीं, अदरवाइज़ क्या कर लेगा, कम कर देगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि संतुष्टि का बिंदु क्या है,
4 इकाई जहाँ पर वो एक्स वस्तु की 4 इकाई को और वाई वस्तु की 2 इकाई को परचेज कर रहा है, और वहाँ पर क्या है mu(x/py) दोनों का क्या है, इक्वल है, 14 के इक्वल है, ठीक है। और यहाँ दोनों का इक्वल भी नहीं था पहले में। इस तरह से हमने ये देखा मुद्रा का समसीमांत उपयोगिता नियम, ये उपयोगिता का समसीमांत नियम। अब समसीमांत उपयोगिता नियम की भी कुछ सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस है वो हम देख लेते हैं। सामान्यतः उपभोक्ता इतने विवेकशील नहीं होते हैं कि वे अपनी सीमांत पुष्टिकरण की सही प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। हम मार्केट में जाएंगे तो हम एक एक वस्तु की थोड़ी नहीं देख सकें कि इस वस्तु की मुझे अंतिम से इतनी उपयोगिता मिल रही है और इससे मुझे इतनी मिल रही है, इसमें सबको इक्वेट करने में तो इतना टाइम किसी के पास होता नहीं है। तो चाहे विवेकशील प्राणी भी हो, उसके लिए भी थोड़ा इट इज़ क्वाइट रेशनल। प्राय उपभोक्ता अपने स्वभाव और रीति रिवाज, हम बहुत बार अपनी हैबिट से हमें ये अच्छा लगता है इसलिए ले लेते हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट द प्राइस। ज़्यादा हम कीमतों के बारे में इतना सोचते भी नहीं है। रीति रिवाज से प्रभावित होकर भी, जैसे दिवाली आई तो भाई थोड़ी बहुत मिठाई तो लेनी ही पड़ेगी, उससे प्रभावित होकर अपनी आय का कुछ हिस्सा ऐसे विभिन्न वस्तुओं पर व्यय कर देते हैं, चाहे उन्हें इससे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो या नहीं। ये बात है। उपयोगिता मनोवैज्ञानिक भावना है जिसके कारण इसका मापन संभव नहीं है, बिल्कुल। या एक है जो गणनावाचक दृष्टिकोणों ने माना है कि उपयोगिता गणना की जा सकती है, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे कि उपयोगिता क्या है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसको मापना उतना आसान नहीं है, सबकी अलग अलग हो सकती है। एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, किसको किसकी उपयोगिता कितनी मिल रही है। अविभाज्य वस्तु की दिशा में इस नियम की पालना संभव नहीं है, जैसे कार और खाद्यान्नों के बीच। कार और खाद्यान्नों के बीच हम अविभाज्य वस्तु की तुलना, दो अविभाज्य वस्तुओं की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, किसी की प्राइस क्या है, किसी को उसको विभाजित तो नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये हमने देखा समसीमांत उपयोगिता नियम के बारे में। तो बस एक लाइन में आप याद रखें कि समसीमांत उपयोगिता नियम क्या है, कि उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह से व्यय करेगा, आय में भी किसको, जिससे उन पर व्यय होने वाला अंतिम रुपये जो है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बहुत सारी बुक्स में लिखा कि अंतिम इकाई, यहाँ अंतिम इकाई ना होकर अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता, इसलिए हम यहाँ सिर्फ MU को उसकी PX से भी डिवाइड कर रहे हैं, प्राइस से भी, ठीक है। तो अंतिम रुपये ये ठीक लिखना ठीक रहेगा, इसको ध्यान में रखें, अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता समान हो। थैंक यू। इसको पढ़िए, आप बुक्स परचेज़ कीजिए, बुक से भी पढ़ने की कोशिश करें, और यदि फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे टेक्स्ट करिए। थैंक यू।